वेलकम टू द डायलॉग। आज हम बात कर रहे हैं कहानी कहने की कला पर। और ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है। हम बात कर रहे हैं इसकी असली ताकत की, बिजनेस में, मार्केटिंग में, लीडरशिप में, कि कैसे अच्छी कहानियां हमें जोड़ती हैं, समझाती हैं और यहाँ तक कि हमें एक्शन लेने पर मजबूर करती हैं। हमने इसके लिए कई स्रोतों को देखा है, एक्सपर्ट्स की बातें सुनी है, विज्ञापन की दुनिया में झांका है, और हमारा मकसद है ये समझना कि असरदार कहानियां आखिर काम कैसे करती हैं और ये इतनी जरूरी क्यों है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कहानियों को बस मनोरंजन का साधन मान लेते हैं, लेकिन इनका असर हमारे दिमाग पर कहीं ज्यादा गहरा होता है। जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो दिमाग के कई हिस्से, मतलब भाषा वाले, सेंसरी वाले, यहाँ तक कि मोटर एरिया भी, वो सब एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब हम सिर्फ सुन नहीं रहे होते, हम उसे महसूस कर रहे होते। हाँ, एक तरह से मानसिक रूप से उस कहानी को जी रहे होते हैं, आप उसे अनुभव करते हैं। कमाल है। और मैंने ये भी सुना है कि अगर फैक्ट्स को कहानी के साथ बताया जाए तो वो ज्यादा याद रहते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। एक मनोवैज्ञानिक थे, जेरोम रूनर। उनका शोध कहता है कि तथ्य अगर कहानी का हिस्सा हो तो वो करीब 20 से 22 गुना ज्यादा याद रहते हैं। 20 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत। कहानी तथ्यों को सिर्फ याद रखने लायक नहीं बनाती, वो उन्हें दिमाग में क्या कहते हैं, जमा देती है। वो जानकारी से बढ़कर एक सीख बन जाती है। और एक और दिलचस्प बात है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के शोध से, हाँ। कि जब कोई कहानी सुना रहा होता है और कोई सुन रहा होता है तो उनके दिमाग की तरंगें वो सिंक हो जाती हैं, एक लय में आ जाती हैं। अरे हाँ, इसे न्यूरल कपलिंग कहते हैं शायद, जैसे दो दिमाग एक ही फ्रीक्वेंसी पर हों। बिल्कुल वही, न्यूरल कपलिंग। और इसका सीधा असर पड़ता है भावनात्मक जुड़ाव पर। अच्छा, तो इससे वो कनेक्शन बनता है जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ, अच्छी सच्ची कहानियां हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज करती हैं। इसे ट्रस्ट हार्मोन भी कहते हैं। इससे ध्यान बढ़ता है, सहानुभूति बढ़ती है, और अगर ब्रांड की बात करें तो उसके प्रति लगाव भी बढ़ता है। ये तो बिजनेस के लिहाज से बहुत काम की बात हुई। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है ना, हाँ, पूछिए। कि अगर कहानियां इतनी शक्तिशाली हैं, भावनाओं को इतना प्रभावित करती हैं, तो क्या इनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? मतलब लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए? ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, कोई भी शक्तिशाली टूल हो, उसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए किया जा सकता है। इसीलिए कहानी कहने वाले की नीयत, उसकी प्रामाणिकता और नैतिक जिम्मेदारी बहुत ज्यादा मायने रखती है। हालांकि हमारा फोकस यहाँ इसके सकारात्मक पहलुओं पर है, जैसे लोगों के व्यवहार पर असर डालना। हाँ, वो कैसे? प्रोफेसर मिलानी ग्रीन का काम दिखाता है कि लोग अपनी आदतें या जीवन शैली बदलने के लिए तब ज्यादा प्रेरित होते हैं जब वो किसी कहानी के किरदार से जुड़ते हैं। अच्छा। खासकर अगर वो किरदार भी वैसे ही बदलावों से गुजर रहा हो जिनसे वो खुद गुजरना चाहते हैं। अच्छा, मतलब किसी को देख कर सीखना, कहानी के जरिए। बिल्कुल। और विज्ञापन की दुनिया में तो इसका असर साफ दिखता है। हाँ, विज्ञापनों में तो आजकल बहुत कहानियां होती हैं। हाँ, और उसकी वजह है, एक स्टडी बताती है कि कहानी आधारित विज्ञापन जो होते हैं वो कन्वर्जन रेट को करीब 30% तक बढ़ा सकते हैं। 30%? जी। और मजे की बात यह है कि लगभग 92% उपभोक्ता खुद चाहते हैं कि ब्रांड ऐसे ऐड बनाएं जो सीधे सीधे बेचने की कोशिश ना करें, बल्कि एक कहानी की तरह लगें। तो ये तो साफ है कि कहानियां वाकई काम करती हैं। पर सवाल ये है कि एक अच्छी यादगार कहानी गढ़ी कैसे जाए? पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने श्रोता को समझना, गहराई से समझना। उनकी असल प्रॉब्लम क्या है, उनकी तकलीफ क्या है, अभी वो कहाँ है, और फिर उनकी एस्पिरेशन क्या है, वो पहुंचना कहाँ चाहते हैं, उनकी उम्मीदें, उनके सपने क्या हैं। मतलब उनकी मौजूदा हालत और उनकी मनचाही हालत दोनों को समझना। हाँ, एक एक्सपर्ट हैं लिज सिम्पसन। वो कहती हैं कि अच्छा कहानी सुनाने वाला बनने से पहले एक अच्छा कहानी सुनने वाला बनना पड़ता है। आपको अपने ग्राहकों की भाषा बोलनी होगी, उनके दर्द को, उनकी खुशी को महसूस करना होगा। सही बात है, सुनने से ही तो पता चलेगा कि कहना क्या है। अच्छा, तो श्रोता को समझ लिया, अब दूसरा कदम, एक तस्वीर पेंट करें। मतलब कहानी को विविड बनाएं, हवा हवाई बातें नहीं। कहानी में स्पेसिफिक डिटेल्स डालें, कोई खास इंसान, कोई असली चुनौती, माहौल कैसा था, भावनाएं क्या थीं, ये सब बताएं। जैसे वो नाइकी का लेब्रॉन जेम्स वाला एड, वो जूते कम दिखाते, कहानी ज्यादा कहते हैं। बिल्कुल सही उदाहरण है। वो संघर्ष दिखाते हैं, फिर जीत दिखाते हैं। जूते तो बस उस कहानी का एक हिस्सा बन जाते हैं। कहानी के जरिए वो आपको उस भावना से जोड़ते हैं। लेकिन ये नाइकी जैसी बड़ी कंपनियां कर सकती हैं,
छोटे बिजनेस के लिए कैसे काम करेगा, जिनके पास लेब्रॉन नहीं है? सिद्धांत वही है, पैमाना बदल जाता है। आपकी कहानी आपके किसी संतुष्ट ग्राहक की हो सकती है या आपकी अपनी शुरुआत की कहानी हो सकती है, किन मुश्किलों से आप गुजरे। जरूरी नहीं कि चेहरा बड़ा हो, जरूरी ये है कि कहानी असली हो और जिससे लोग जुड़ सकें। विशिष्टता और भावनाएं ये किसी भी स्केल पर काम करती हैं। ठीक है, समझा। पहला कदम ऑडियंस को समझो, दूसरा तस्वीर पेंट करो, अब तीसरा कदम? तीसरा कदम है प्रस्ताव रखना, यानी अब आप अपनी बात कहें, अपना प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करें। लेकिन यहाँ टाइमिंग बहुत जरूरी है। गैरी वाइनरचुक का एक कॉन्सेप्ट है, जैब 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 राइट हुक। हाँ, सुना है इसके बारे में। पहले वैल्यू दो, फिर मांगो। एग्जैक्टली। कहानियां विश्वास बनाने का काम करती हैं। जब आप अपनी सच्ची कहानियां शेयर करते हैं, अपनी सफलताएं, अपनी असफलताएं, आपने क्या सीखा, तो एक मानवीय जुड़ाव बनता है, वही ऑक्सीटोसिन वाला कनेक्शन। और जब वो विश्वास बन जाता है, तब अगर आप अपना प्रस्ताव रखते हैं तो वो जबरदस्ती का नहीं लगता, वो एक लॉजिकल अगला कदम लगता है। ये पूरी प्रक्रिया समझ आ रही है। पहले सुनो, फिर दिखाओ, फिर विश्वास बनाओ और तब अपनी बात रखो। कई बार लोग कहानी कहने के लिए किसी स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क की तलाश में रहते हैं। क्या कोई ऐसा मॉडल है जो मदद कर सकता है, जैसे वो हीरो की यात्रा? हाँ, जोसेफ कैम्बल की हीरोज जर्नी या नायक की यात्रा, ये एक बहुत ही जाना माना और शक्तिशाली ढांचा है। हजारों सालों से कहानियों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। आप स्टार वॉर्स देख लीजिए, लायन किंग देख लीजिए, सब इसी पर आधारित हैं। हालांकि उसका जो ओरिजिनल मॉडल है उसमें 12 या कभी-कभी 17 चरण होते हैं, जो शायद कुछ लोगों को थोड़ा जटिल लगे। हाँ, 17 चरण तो काफी ज्यादा लग रहे हैं। क्या इसका कोई आसान वर्जन है? बिल्कुल है। देखिए, कहानी असल में है क्या? बस कुछ जो हुआ हो, चाहे वो सच हो या काल्पनिक। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इसे एक सरल 3 भाग वाले ढांचे में देख सकते हैं। अच्छा, वो क्या है? पहला भाग है शुरुआत, डिपार्चर। इसमें हम नायक से मिलते हैं, जो आपका ग्राहक भी हो सकता है। हम उसकी रोजमर्रा की साधारण दुनिया देखते हैं और फिर कहानी में एक चुनौती आती है, एक बुलावा आता है। दूसरा भाग है मध्य, इनिशिएशन। हाँ, यहाँ नायक चुनौतियों का सामना करता है, रास्ते में उसे मुश्किलें आती हैं, वो कुछ नया सीखता है, उसमें बदलाव आता है और यहीं पर एक बिजनेस या ब्रांड एक मार्गदर्शक या मेंटर की भूमिका निभा सकता है, नायक की मदद कर सकता है। अच्छा, तो यहाँ प्रोडक्ट या सर्विस फिट होती है। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा भाग है अंत, रिटर्न। नायक अब बदल चुका है, वो पहले जैसा नहीं रहा। वो अपनी सामान्य दुनिया में वापस लौटता है, लेकिन एक विजेता के तौर पर। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। ग्राहक के नजरिए से देखें तो उसकी समस्या हल हो गई है, वो अब एक बेहतर स्थिति में है। ये तो काफी सीधा और सरल ढांचा लग रहा है। शुरुआत, मध्य और अंत। इसमें सबसे जरूरी एलिमेंट्स क्या हैं? मेरे हिसाब से 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। एक, कहानी में कुछ दांव पर होना चाहिए। मतलब अगर नायक सफल नहीं होता है तो कुछ नुकसान होगा, कुछ पाने या खोने की बात होनी चाहिए। और दूसरी चीज है नायक में बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। कहानी के अंत तक नायक में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर दिखना चाहिए। बिना दांवों की कहानी बोरिंग हो जाएगी और बिना बदलाव के उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। बिल्कुल, यही चीजें कहानी को एंगेजिंग और मीनिंगफुल बनाती हैं। और बिजनेस की दुनिया में, विज्ञापन वगैरह में इसका सीधा असर कैसे दिखता है? क्या कहानी सच में तर्क से ज्यादा काम करती है? आंकड़े तो यही बताते हैं। रिसर्च कहती है कि भावनात्मक अपील वाली कहानियां सिर्फ तर्क या तथ्यों पर आधारित बातों की तुलना में ज्यादा याद रखी जाती हैं। वो लोगों का नजरिया बदलने में ज्यादा असरदार होती हैं और खरीदने की इच्छा जगाने में भी बेहतर परफॉर्म करती हैं। और ब्रांड लॉयल्टी पर भी असर पड़ता होगा? हाँ, बिल्कुल। जो ब्रांड्स अपनी कहानी कहने में प्रामाणिकता दिखाते हैं, सच्ची कहानियां सुनाते हैं, वो ग्राहक वफादारी में लगभग 20% तक की बढ़ोतरी देख सकते हैं। लोग उन ब्रांड से जुड़ना चाहते हैं जो असली लगते हैं। और ये सिर्फ B2C में नहीं, B2B में भी काम करता है। अच्छा, B2B में कैसे? वहां तो फैसले ज्यादा लॉजिकल होते हैं शायद। हाँ, लेकिन खरीदार तो इंसानी होते हैं ना। B2B में कथात्मक केस स्टडीज, मतलब कहानी के रूप में बताई गई सक्सेस स्टोरीज, बहुत कारगर होती हैं। ये खरीदार के मन में रिस्क की धारणा को कम करती हैं, विश्वास बनाती हैं और जो खरीदार हिचकिचा रहे होते हैं उन्हें फैसला लेने में मदद करती हैं। और कहानी का हीरो किसे बनाना चाहिए? ब्रांड को, फाउंडर को? सबसे असरदार होता है जब आप ग्राहक को नायक बनाते हैं। जब कहानी दर्शक या श्रोता के इर्द गिर्द घूमती है, उनकी चुनौतियों और उनकी सफलताओं के बारे में होती है, तो वो उससे तुरंत जुड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये ब्रांड उन्हें समझता है, ये कहानी उन्हीं की है।
वाह, ये बहुत अच्छी बात कही। ग्राहक ही हीरो है। क्या आप जानते हैं कि कहानी के जरिए अगर कोई जानकारी दी जाए तो लोग उसे 65 से 70% तक याद रखते हैं, हाँ, ये बिल्कुल सही है ना? जबकि अगर सिर्फ आंकड़े बताएं तो याद रहता है मुश्किल से 5 से 10%। ये है कहानी की असली ताकत। मतलब ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बिल्कुल। ये तो सीधे दिमाग पर असर करती है। और ये सिर्फ याद रखने तक ही सीमित नहीं है ना। एक स्टडी कहती है कि 68% उपभोक्ता मानते हैं कि ब्रांड की कहानी उनके खरीदने के फैसले पर सीधा असर डालती है। बिल्कुल। कुछ केस स्टडीज में तो ये भी देखा गया कि कहानी वाले लैंडिंग पेज से बिक्री में, आप मानेंगे नहीं, 400% तक की बढ़ोतरी हुई। हाँ, ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं और इसका कारण सीधा हमारे मनोविज्ञान से जुड़ा है। अच्छा। हाँ, कहानियां सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो भावनाओं को जगाती हैं। आप सोचिए, जैसे सही संगीत हो या शब्दों का इस्तेमाल, जैसे मखमली। ये शब्द मन में एक तस्वीर बना देते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। और न्यूरोसाइंस भी यही बताता है, जो कहानियां ध्यान खींचने वाले हार्मोन, मतलब ACTS से जुड़ा हुआ, और साथ ही सहानुभूति जगाने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, हाँ, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। जी हाँ, वही। तो जो कहानियां इन दोनों को एक साथ सक्रिय करती हैं, वो सिर्फ याद नहीं रहती, वो हमें एक्शन लेने, मतलब कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये सिर्फ पसंद आने से कहीं ज्यादा गहरा है, ये एक तरह का जुड़ाव बनाता है। दिलचस्प। तो मतलब ये सिर्फ दिल की बात नहीं, दिमाग का भी खेल है। और शायद इसीलिए स्थानीयता इतनी मायने रखती है। स्टडीज बताती हैं कि स्थानीय संस्कृति से जुड़ी कहानियां, खासकर अलग अलग बाजारों में, वो आम ग्लोबल कहानियों से बेहतर काम करती हैं। सही कहा। और जेनजी दर्शक, वो तो खास तौर पर प्रामाणिकता को बहुत महत्व देते हैं। ऐसी कहानियां पसंद करते हैं जिनमें कम प्रतिनिधित्व वाली आवाजें हों। बिल्कुल सही। और ये जो प्रामाणिकता की तलाश है ना, ये कहानी के फॉर्मेट और वो कहाँ दिखाई जा रही है, मतलब मंच, उसको भी प्रभावित करती है। अच्छा, जैसे टिकटॉक या रील्स को लीजिए, छोटे फॉर्मेट है, वहां दर्शकों को रोकने के लिए पहले 3 सेकंड में ही कहानी का मुख्य पॉइंट या हुक दिखाना जरूरी है, वरना वो स्वाइप कर देंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, वरना ध्यान हट जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंटरैक्टिव फॉर्मेट होते हैं, जैसे अपना अंत चुने वाली कहानियां। हाँ, देखिए मैंने। या फिर कहानी से जुड़े AR फिल्टर, ये दर्शकों को सिर्फ देखने वाला नहीं बनाते, बल्कि कहानी का हिस्सा बनाते हैं। इससे जुड़ाव और गहरा होता है। और जो लंबे फॉर्मेट हैं, जैसे ब्रांड मिनी सीरीज, उनमें किरदारों को ठीक से विकसित होने का समय मिलता है, तो दर्शक उनसे भावनात्मक रूप से और ज्यादा जुड़ पाते हैं। ये बात तो है। हमने भावनाओं और प्रामाणिकता की बात की, लेकिन क्या कहानियां सिर्फ एहसास जगाने के लिए हैं, या वो मुश्किल जानकारी को आसान बनाने में भी मदद कर सकती हैं, जैसे डेटा का इस्तेमाल करके? क्यों नहीं, बिल्कुल। यहीं पर डेटा रिच स्टोरी टेलिंग काम आती है। मान लीजिए कोई मुश्किल सा वित्तीय उत्पाद है, हाँ, तो सिर्फ चार्ट दिखाने के बजाय आप उन आंकड़ों को एक कहानी में पिरो सकते हैं। जैसे किसी ने उस उत्पाद का उपयोग करके अपना लक्ष्य कैसे हासिल किया, और साथ में जरूरी डेटा पॉइंट्स को इन्फोग्राफिक्स के जरिए दिखा दिया। अच्छा। इससे क्या होता है कि भावनाएं भी बनी रहती हैं और बात समझ में भी बेहतर आती है। ये संतुलन वाकई जरूरी लगता है। लेकिन अच्छा, कहानी की ये जो ताकत है, इसे बनाए रखने के लिए और क्या जरूरी है? निरंतरता बहुत जरूरी है। ब्रांड की कहानी उसके हर टच पॉइंट पर दिखनी चाहिए, मतलब विज्ञापन में, पैकेजिंग पर, ग्राहक सेवा में, यहाँ तक कि उनके CSR कामों में भी। अगर इनमें तालमेल ना हो तो कहानी विसंगति पैदा होती है। सीधी सी बात है, कथनी और करनी में फर्क। और ये सीधे ब्रांड की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाता है। सही बात है। संकट के समय में भी कहानी कहना बहुत शक्तिशाली हो सकता है। सोचिए, किसी आपदा के दौरान ब्रांड ने कैसे मदद की, इसकी सच्ची कहानी बताई जाए तो वो सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी करने से कहीं ज्यादा तेजी से भरोसा बना सकती है। लेकिन यहाँ नैतिकता बहुत अहम है। भ्रामक या झूठी कहानियां वो तुरंत नकारात्मक प्रतिक्रिया लाती हैं और अविश्वास पैदा करती हैं। तो ये कहानियां सिर्फ फौरी बिक्री नहीं बढ़ाती, बल्कि लंबे समय तक ब्रांड के लिए वैल्यू बनाती हैं। निश्चित रूप से कहानियां प्रीमियम कीमत तय करने में भी मदद करती हैं, क्योंकि तब ध्यान सिर्फ उत्पाद की विशेषताओं पर नहीं रहता, बल्कि ब्रांड के मूल्यों और उसके मिशन पर चला जाता है। जैसे वो डव का रियल ब्यूटी अभियान था। बिल्कुल, वो एक क्लासिक उदाहरण है। ऐसी कहानियां जो सामाजिक मुद्दों से जुड़ती हैं, वो लंबे समय तक ब्रांड की पहचान और साख बनाती हैं।
स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि जिन ब्रांड्स की कहानी वाली पहचान मजबूत होती है, उनके लॉयल्टी प्रोग्राम में भी भागीदारी लगभग 28% ज्यादा होती है। अच्छा, तो इन कहानियों को गढ़ने और फिर उनकी सफलता को मापने का भी कोई तरीका होगा? हाँ, बिल्कुल है। देखिए, कहानी की संरचना बहुत मायने रखती है। एक स्पष्ट कहानी का चाप होना चाहिए, मतलब एक शुरुआत हो, सेटअप, फिर कोई चुनौती या संघर्ष आए और अंत में एक समाधान हो। YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर ऐसी संरचना दर्शकों को विज्ञापन पूरा देखने के लिए प्रेरित कर सकती है। औसत व्यू थ्रू रेट 70.5% से ज्यादा बढ़ सकता है। कमाल है। और सफलता मापने के लिए सिर्फ बिक्री के आंकड़े काफी नहीं है। हमें देखना होता है एंगेजमेंट रेट, मतलब कितने लोग कहानी से इंटरैक्ट कर रहे हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस, यानी लोग कहानी के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। कहानी याद रहने की दर, जिसे रिकॉल कहते हैं। और हाँ, कहानी से सीधे तौर पर कितनी बिक्री बढ़ी, ये सब मैट्रिक्स देखने होते हैं। और अगर भविष्य की बात करें तो हम शायद व्यक्तिगत माइक्रो कहानियों का दौर देखेंगे। माइक्रो कहानियां मतलब? हाँ, मतलब ऐसी छोटी कहानियां जो उपभोक्ता के डेटा के आधार पर लगभग रियल टाइम में बनेंगी, हर व्यक्ति के लिए थोड़ी अलग, लेकिन ब्रांड की जो मुख्य कहानी है उससे जुड़ी हुई। तो ये एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। जैसे जैसे ब्रांड हमारे डेटा का इस्तेमाल करके हमारे लिए और ज्यादा व्यक्तिगत और खास कहानियां गढ़ने में माहिर होते जाएंगे, तो सोचने वाली बात ये है कि क्या ये हमेशा जुड़ाव को बढ़ाएगा या कभी-कभी ये प्रामाणिकता और भरोसे के बीच की जो महीन रेखा है उसे धुंधला कर देगा। इस पर विचार करने के लिए एक बिंदु जरूर है। चलिए, आज के लिए इतना ही।